प्रिय मित्रों, विगत दिनों काव्य शास्त्र की चर्चा चल रही थी। अर्थात जो कविताएं हम लिखते हैं, काव्य की रचना करते हैं, हम काव्य के प्रणेता बनते हैं, तो उस काव्य के कुछ घटक तत्व होते हैं। जैसे उसमें कैसे शब्द हो, उस शब्द का कैसे अर्थ निकले, उसमें रस है, गुण है, ये सब काव्य के घटक तत्व माने जाते हैं। अलंकार है, ये भी अलंकार काव्य का एक घटक तत्व, काव्य के घटक तत्व माने जाते हैं। अर्थात अगर काव्य में अलंकार नहीं है, काव्य में रस नहीं है और विशिष्ट पद रचना नहीं है, तो काव्य की काव्यता लुप्त हो जाती है। तो विगत दिनों हमने आनंदवर्धन की चर्चा की थी, जिन्होंने एक काव्य शास्त्र परक लक्षण ग्रंथ लिखा ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक की टीका किया श्री अभिनवगुप्त लोचन नाम की टीका किए हैं। उस ध्वन्यालोक की व्याख्या किया है। ध्वन्यालोक में लिखित जो व्याख्या है, उस व्याख्या को लोचन नाम से कहा गया है। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में विषय को फिर दोहरा देता हूँ कि पहले के आचार्य, आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने जो काव्य शास्त्र का एक घटक तत्व का वर्णन किया, जैसे आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने काव्य में रस की अनिवार्यता स्वीकार कर दिया। आचार्य भामह आते हैं, इन्होंने अलंकार की अनिवार्यता को स्वीकार किया। रुद्रक आए, आचार्य दंडी आए, वामन आए, इन्होंने काव्य में घटक तत्व जो हैं, रीतियों को, मार्गों को, संघटनाओं को स्वीकार किया। इनकी जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे काव्य शास्त्री भी अपने अपने ढंग से काव्य शास्त्र का प्रणयन किया कि ये तत्व होने चाहिए, ये तत्व होने चाहिए। लेकिन जब आचार्य वर्धन आए, उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं, काव्य में ध्वनि होनी चाहिए। ध्वनि, अगर ध्वनि तत्व नहीं है, यही काव्य का आत्मा जो ध्वनि है, अगर ध्वनि तत्व नहीं है, काव्य की काव्यता है ये। इस बात को आगे चल करके आचार्य मम्मट ने, जो श्री आनंदवर्धन ने अपने लक्षण ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की, उसी को श्री आचार्य मम्मट ने अपने लक्षण ग्रंथ, श्री आचार्य मम्मट जी ये 10वीं शताब्दी के हैं, अर्थात आनंदवर्धन के उत्तरवर्ती आचार्य है। तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का श्री मम्मट जी को जचा, अच्छा लगा। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में ध्वनि एक ऐसा तत्व है जिसमें काव्य की काव्यता मानी जाती है। ध्वनि का एक अलग ही वैभव है, ध्वनि की एक अलग ही सत्ता है। अब आचार्य मम्मट को जब आए तो उन्होंने ध्वनि को ही प्रतिस्थापित किया, क्योंकि आचार्य श्री आनंदवर्धन के बाद जो विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान उस समय भी आए, बड़े बड़े मीमांसक नैयायिक, जब ध्वनि सिद्धांत की स्थापना हो गई तो बड़े बड़े मीमांसक नैयायिक, यहाँ तक कि वेदांती भी, नैयायिक और व्याकरण शास्त्री भी, और कहा इस ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने का प्रयास है। लेकिन व्याकरण शास्त्री तो इतना खंडन नहीं किया जितना कि नैयायिकों ने, मीमांसकों ने खंडन किया कि ध्वनि नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये कौन सा नया नाम चला दिया। लेकिन बाहर आचार्य श्री मम्मट जब काव्य प्रकाश लिखा, तो जितने विरोधी दल थे, ध्वनि सिद्धांत के जो विरोधी दल थे जितने थे, इन सब का मुंहतोड़ उत्तर देकर के काव्य प्रकाश लक्षण ग्रंथ ने ध्वनि सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित मैंने पुनः फिर से स्थापित किया। उन्होंने चैलेंज किया, दावा किया
यह जो ध्वनि है काव्य में, ये वाच्यार्थ नहीं है। जिस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, आचार्य मंमट ने 3 प्रकार के शब्द को स्वीकार किया, 3 प्रकार के शक्तियों को स्वीकार किया। उन शक्तियों के माध्यम से शब्दों के द्वारा 3 प्रकार के अर्थों को भी स्वीकार किया। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, ये 3 प्रकार के शब्द हैं। अभिधा, लक्षण, व्यंजना, ये 3 प्रकार के व्यापार माना, और इन व्यापारों के माध्यम से शब्द शक्तियों के माध्यम से उन सब वाचक, लाक्षणिक शब्दों के व्यंजक शब्दों के द्वारा जो 3 प्रकार के अर्थों की अर्थों का ज्ञान हुआ, जिसको कहते हैं वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन 3 प्रकार के अर्थों को भी बड़े ढंग से काव्य प्रकाश में लिखा और अवंत में ध्वनि सिद्धांत को पुनः स्थापित किया। अरे भाई, अश्वत्थ मंमट कहते हैं, जिसको आनंदवर्धन ने सभी विरोधी दलों का खंडन करके संभाव्य जिनकी जो ध्वनि सिद्धांत के संभाव्य विरोधी दल थे, उनका भी खंडन किया कि ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि हमारे ध्वनि सिद्धांत पर आक्षेप उठाने वाले, उनका भी खंडन किया। और जो बाद में जो विरोधी दल आए, मंमट के पूर्ववर्ती और आचार्य आनंदवर्धन के उत्तरवर्ती जो विरोधी दल आए, उसमें तो धनंजय, धनिक सब आ जाते हैं, खुल करके, जम करके, यहाँ तक कि सब इकट्ठे हो करके एक स्वर में ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया। इतने पीछे पड़ गए ध्वनि सिद्धांत के कि धन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यद्यपि ध्वनि की सत्ता को काव्यशास्त्र में स्थापित करके श्री आनंदवर्धन जी भंडारोग ने इतना एक प्रकार से ऐसी स्थापना किया है और खुल करके कहा, अस्तित्व ध्वनि। जब तीनों मतों का खंडन किया, अभाववादियों का, लक्षणावादियों का, अलक्षणितावादियों का जब खंडन किया, तब श्री भंडारोग के प्रथम उद्योग में ही अंत में कहते हैं, अस्तित्व ध्वनि। भाई, ध्वनि नाम की कोई चीज है, इसको आप लोग मानिए, आप लोग स्वीकार करिए। और उसी को लेकर के आचार्य मंमट को भी समझा। जब काव्य प्रकाश लिखा तो 5वें उल्लास में स्पर्श से उसी श्री आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत को ही जो काव्य में अनिवार्य रूप से चाहा, तो श्री मंमटाचार्य ने स्वयं लिखा। यहाँ तक खुल ऐसा चैलेंज किया, रसादित ध्वनि स्वप्ने बिन वाच्य। कितना मुंहतोड़ जवाब दिया है। श्री आचार्य मंमट का कथन है, यह जो रसादित ध्वनि है, ध्वनि के कई भेद होते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रसादित ध्वनि। कभी इसका मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो रसादित ध्वनि है, अर्थात जो ध्वनि है स्वप्न में भी वाच्य नहीं हो सकता है, अर्थात अभिधा के व्यापार के द्वारा, अभिधा शक्ति के द्वारा यह जो व्यंग्यार्थ ध्वनि निकल रही है या ध्वन्यर्थ निकल रहा है, स्वप्न में भी वाच्य नहीं है, इसको वाच्य नहीं बना सकते। आइए, श्री आचार्य मंमट ने जब काव्य प्रकाश का पठन प्रारंभ किया, काव्य लक्षण का सूत्र लिखा, काव्य का गुण बताया, काव्य का के अंदर के जो दोष है उनका निरूपण किया, अलंकार लिखा, तो बहुत से आचार्य बाद में आए, कहने लगे, हे हो, मंमट की कोई मौलिकता नहीं है, मंमट की कोई मौलिकता है कि नहीं है। लगता है कि मंमट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य के लक्षणों का या काव्यगत घटक तत्वों का केवल संग्रह किया है, संकलन किया है। ऐसी बहुत बड़ी भूल करते हैं आचार्य लोग, कि मंमट की कोई मौलिकता, आचार्य मंमट का पांडित्य
कुछ है, ये नहीं है